आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पुलवामा हमले के बाद हिंद पाक के दरमियान हालात कशीदा हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हाई अलर्ट पर हैं। हुक्मरानों से लेकर अवाम में जबरदस्त बेचैनी है। अगर पाकिस्तान ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो खित्ते में जंग हो सकती है और इसका खमियाजा दोनों ममालिक को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान अपने यहां से चल रही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहा है? क्या फौज और आईएसआई नहीं चाहती कि खित्ते में हालात सुधरें, या कोई तीसरी ताकत इसके पीछे कारफरमा है जो अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान जैसे मजबूर मुल्क का सहारा ले रही है? इस बीच दहशतगर्द तंजीमों की परवरिश करने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने भी मुतनब्बे किया है। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हिंदुस्तानी फजाइया के हमले की भी कई ममालिक के साथ साथ अमेरिका ने भी हिमायत की है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान की कार्रवाई को दुरुस्त ठहराते हुए पाकिस्तान को फटकार लगाई है। खैर, खित्ते में हालात और खराब न हो, इसके लिए पाकिस्तान को अपने घर से ही कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच खित्ते के मौजूदा हालात, खित्ते की सूरत हाल और इन हालात के या इस कशीदगी के नतायज क्या होंगे, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो तनाव बढ़ा था वो अब जंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मंगल की सुबह हिंदुस्तान ने पूरी एहतियात के साथ जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर गैर फौजी हमला करते हुए बालाकोट में फजाई हमले किए थे। जबरदस्त और कामयाब कार्रवाई के बाद हिंदुस्तान को उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस कार्रवाई को मुस्बत अंदाज मिलेगा और इस कार्रवाई को अपने मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि इसको सिर्फ और सिर्फ जैश की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ ही तस्लीम करेगा। लेकिन पाकिस्तान के जरिए सरहद पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी ने खित्ते में जंग का माहौल बना दिया है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपने महकमे की एक अहम मीटिंग तलब की जिसमें पूरे मुल्क में चौकसी बढ़ाने का फैसला किया गया। ये चौकसी पाकिस्तान के माजी को जहन में रखते हुए बढ़ाई गई है क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयां भी कर सकता है। खित्ते के अमन के लिए ये इंतहाई तशवीश का वक्त है और पाकिस्तान ने अगर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो पूरी दुनिया के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। जंग किसी भी सूरत में किसी के भी हक में नहीं है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि दहशतगर्दों के लिए पूरी दुनिया के अमन व अमान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। जो पाकिस्तान ने जो बुज़दिलाना हमला किया था, अब पाकिस्तान के हाथ से बाजी निकल चुकी है। अब उसको कितना भी पछताए कुछ होने वाला नहीं जब तक भारतवर्ष उसका अच्छी तरह से नेस्त व नाबूद उसको नहीं कर दे, उसके सारे ठिकानों को जहां दहशतगर्दी पनपती उसे खत्म नहीं कर दे। मैं वार्निंग देना चाहता हूं पाकिस्तान को, अगर दुनिया में अमन चैन चाहते हो अभी भी घुटने टेक कर आओ, भारतवर्ष से बात करो, हमारा दिल बहुत बड़ा है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से बातचीत की है। पोम्पियो ने कहा कि मौजूदा कशीदगी को दूर करना और किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई न करना ही समझदारी होगी। पाकिस्तानी सरजमीन से चल रही दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुस्बत कार्रवाई होनी चाहिए। पोम्पियो ने कहा कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सब्र से काम लेने और किसी भी कीमत पर टकराव से बचने की सलाह दी है। लेकिन इन सब के बीच खित्ते में बन रहे तशवीशनाक हालात पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो खित्ते में हालात कशीदा हैं। अब इस तरह के हालात पर आखिर काबू कैसे पाया जाए, क्योंकि अवाम में एक तरह की बेचैनी है और इस तरह के हालात अगर और संगीन होंगे तो इसका खमियाजा आखिर भुगतना किसे पड़ेगा? आखिर जो हालात कशीदा हैं ये आगे और किस तरह का रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसी सब पर हम बातचीत करेंगे।
कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत जावेद साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब उमूर खारजा के माहिर हैं। इनके अलावा असद खान फलाही साहब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ और खास मेहमान जो मौजूदा हालात हैं, प्रेजेंट सिनेरियो है, उस पर हमारे साथ बात करेंगे। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जो मेहमान पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबका बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। रिफत जावेद साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि खित्ते में, रीजन में जो हालात हैं, जो कशीदगी है, इसे आखिर कैसे समझा जाए, कैसे इसे देखा जाए? में जो हुआ था उसके बाद इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि हिंदुस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद अगर हिंदुस्तान को अगर कोई बहुत ही फैसला कुन अगर स्टेप लेना था, तो जिस तरह के हमने मुजाहरे देखे हैं, कल जब हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने जाकर के बहुत ही बहादुरी के साथ वहां पे जो एयर स्ट्राइक किया और वापस आ गए, उसके बाद जिस तरह का झिंडोड़ा पीटा गया और जिस तरह की शर्मनाक हरकतें हमारे सियासतदानों के जरिए हुई, उससे यह लगता है कि हम सीरियस नहीं है दहशतगर्दी को खत्म करने के मामले में, और हम सीरियस तो बिल्कुल ही नहीं है पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में। हमें एक तरफ आप जब जंग जो होती है वो जंग नुमाइश की चीज नहीं होती है कि आप अगर एक तरफ अगर दुश्मन को सबक सिखाना चाहते हैं और विद इन फ्यू आवर्स मुल्क का अगर वजीर आजम जाकर के इलेक्शन में जाकर के नारे लगवाता और कहता है इंडिया इज इन सेफ हैंड्स, तो मेरा सवाल यह है कि अगर इंडिया सेफ हैंड्स में कल चला गया था तो आज हमारा एक बहादुर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन आज पाकिस्तानी कब्जे में है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो देखिए, आज कौन कहता है कि आज के दौर में 1964 का मिग 21 प्लेन 2019 में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है? ऐसे आप चले हैं जंग जीतने के लिए? देखिए, बहुत सारी हम इसके डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन मेरा बुनियादी मसला यह है कि क्या हम वाकई सीरियस हैं? ना तो मुझे लगता है कि हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीरियस हैं, और ना हमें लगता है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में सीरियस हैं। आप देखिए कि आज कल हमने पाकिस्तान में अटैक किया, आज पाकिस्तान ने हम पर जवाबी कार्रवाई की, हमारा एक बहादुर जो पायलट है वो वहां पर उसके कब्जे में है। इसके बावजूद आज तक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वहीं पे आप पाकिस्तान की मिसाल देखें कि एक हफ्ते में वहां का वजीर आजम 2 मरतबा अपने कौम से खिताब कर चुका है, और आज इंडिया में क्या हो रहा है? इस वक्त इतनी संगीन सूरत हाल है और हमारा वजीर आजम और उनकी पार्टी ट्वीट कर रही है कि कल वजीर आजम इलेक्शन के हवाले से, बूथ मैनेजमेंट के हवाले से दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। कितनी मतलब इनसेंसिटिविटी है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ये दूसरों को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं, इनसे तो कोई पूछे, इनसे तो ये पूछे कि भाई आपके हाथ में हमने मुल्क की बागडोर संभाली है, क्या ऐसे आप मुल्क को महफूज रखेंगे? ये देखिए, मामला बहुत ही खतरनाक मराहिल में गुजर रहा है, और इसमें अगर इस तरह की बेहिसी अगर दिखाई जाए अगर मुल्क के जो गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये बहुत ही खुशाइंद बात नहीं है हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं। वीएन देशमुख साहब जो कि साबिक आईपीएस हैं, वो भी जुड़ गए हैं। इनके अलावा रिटायर्ड कमांडर शैलेंद्र शर्मा जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सियासी तज्जिया निगार, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर नदीम अहमद भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल करते हैं। रिटायर्ड कमांडर शैलेंद्र शर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे। जो बात रिफत जावेद साहब ने कही कि एक्शन तो पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने लिया, लेकिन जो संजीदगी होनी चाहिए थी इस एक्शन के बाद, वो संजीदगी कहीं नजर नहीं आई। ढिंढोरा पीटा जा रहा है इस एक्शन को लेकर। देखिए, ये जो अटैक हमने करा जी, उससे एक मैसेज दहशतगर्दों और पाकिस्तानियों को देने का था। कितना डैमेज हुआ है वो असेसमेंट बाद में होगा, लेकिन एक मैसेज उनको देने का था कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, आप आके दहशतगर्दों के थ्रू अटैक करवाएंगे, आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अटैक कराएंगे, हमारे जवानों को मारेंगे, और हम चुपचाप देखते रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से एकदम ठीक एक्शन लिया उन्होंने, और एक्शन लेने के बाद में सबने बताया कि क्या एक्शन लिया है, और उसके बाद में हम लोगों ने और कुछ नहीं कहा। हमने ये बताया कि हमने सिर्फ दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करा है, हमने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर नहीं अटैक करा, हमने पाकिस्तानी सिविलियन के ऊपर नहीं अटैक करा, हमने पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं अटैक करा। तो मतलब हमने क्या ठीक नहीं करा, मेरे को समझ में नहीं आया जो आपके दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं।
नहीं, जितना सीरियस हमारी सरकार को होना चाहिए था इस बड़े एक्शन के बाद, जो दावे किए जा रहे थे, कहीं उसमें रिफत जावेद ने कहा कि उसमें कमी नजर आई, संजीदगी नजर नहीं आई। देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार थे कि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करेगा। अब उसके बाद में पाकिस्तान के जहाज आए, उन्होंने एलओसी क्रॉस करने की हिमाकत करी, उनको इंगेज करा गया। उसमें एक पाकिस्तान का F-16 मारा गया, उसमें इंडिया का एक MiG-29 चला गया। तो इसमें यहां पे क्या नहीं करा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। संजीदगी नहीं करी कि मतलब क्या है इसमें, क्या चाहते थे कि क्या करें? मैं बताऊं क्या नहीं करा। मैं बताऊं क्या नहीं करा, मैं बताऊं अगर मुझे इजाजत हो। नहीं, मतलब बिल्कुल रिफत साहब, नहीं करना मुख्तसर में आप जवाब दीजिए। देखिए, जब आप पाकिस्तान के, देखिए बिल्कुल मुख्तसर में जवाब दे रहा हूं अपने कमांडर साहब को, ये हमसे ज्यादा डिफेंस के इसको समझते हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब आप पाकिस्तान में, जब आप उसके खित्ते में जाकर के जब आप अटैक करते हैं, तो हमें सारी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होना चाहिए था। अगर मैं वजीर आजम होता तो मैं पहले तमाम ऑल पार्टीज को लेकर के, बजाय इसके के जाकर के ब्रेवाडो दिखाता, इलेक्शन रैली में मैं चीखता चिल्लाता और कहता कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के एक जामा हिकमत अमली तैयार करता और उसके बाद इसके लिए तैयार रहता कि पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा। और अपने पायलट को तो 1964 के MiG-21 में तो कभी ना भेजता पाकिस्तान में, मैं कभी ना भेजता मैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, यहां पे मैं संजीदगी की बात कर रहा हूं कि बजाय इसके कि छाती पीटने के कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, अभी जंग खत्म नहीं हुई थी, ये तो हमने शुरुआत की थी। ये शैलेंद्र जी, क्या आप इस पर रिएक्शन देना चाहेंगे? लेकिन आपको ये किस जी हां, तो ये आपको किसने बताया कि भारत के मिग एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में भेजा गया? ये भारत का मिग एयरक्राफ्ट एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल में इंडिया की वायुसेना के ऊपर था। उसके बाद जब पाकिस्तानी आए, उनको इंगेज करा गया। जब इंगेज करते हैं तो ये जहाज के टर्न में ही 5-5, 6-6 किलोमीटर टर्न करने में लगता है। तो वो जब डॉग फाइट हो रही थी, उसमें वो आदमी, हमारा जहाज दूसरी तरफ चल सकता था, उसने F-16 को इंगेज करा, X-16 को गिरा दिया। उसके बाद में उनको भी डैमेज हुआ। ये लड़ाई में होता है, तो इसमें संजीदगी की कोई बात नहीं है कि 1900 अगर आपके नहीं, शैलेंद्र जी, यहां पर पॉलिटिकल संजीदगी की बात हो रही है कि सियासी तौर पर जो रिएक्शन सेंटर की तरफ से होना चाहिए था वो एक तरह से नहीं दिखा। डॉक्टर सोहराब साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में पनप रही दहशतगर्दी या दहशतगर्दों को वाकई में सख्त पैगाम दिया है? देखिए, दहशतगर्दी किसको कहते हैं, क्या इसका डेफिनेशन है, कोई बैनुल-अक़वामी तौर पे एक राय आमा है नहीं, इसके ऊपर कंसेंसस है नहीं। ये हकीकत है कि दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कर रहा है दहशतगर्दों को, हिंदुस्तान में आकर वो कार्रवाई कर रहे हैं, उससे हमारा नुकसान हो रहा है और ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। हमारी कौमी जो एहसासे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, हमारा तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ख़त्म हो रहा है। इस बात से इनकार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम ये समझें कि हमारी दहशतगर्दी का जो डेफिनेशंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया उसको तायद करती है जिस तरह से इजराइल को तायद करती है, तो मैं साफ वाज़े तौर पर कहता हूं कि इस गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। अमेरिका, मगरबी दुनिया जो इजराइल को जो लाइसेंस दे रखा है वो हिंदुस्तान को नहीं देगा, ये हकीकत है। और 48 घंटे के अंदर जो बैनुल-अक़वामी राय आमा की जो रिएक्शन है, जो बैनुल-अक़वामी जो मुल्की जो है मुल्क हैं उनकी जो रिएक्शंस हैं, उससे ये बात वाज़े हो जाता है कि गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। तमाम ममालिक ने यह बहुत ही वाज़े तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, एस्केलेट नहीं करना चाहिए। अगर दोनों कंट्री अगर एस्केलेशन के तरफ जा रहा है तो यह म्यूचुअल सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को तबाही की तरफ जा रहा है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप दहशतगर्दी पे या आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है उस पर समझौता कर ले, लेकिन सिर्फ उसको खत्म करने के लिए यही एक तरीका नहीं है। डिप्लोमेसी को प्रीफर करना चाहिए। जब डिप्लोमेसी बिल्कुल फेल कर जाए उसके बाद से हमारा जो मिलिट्री मीन्स है आखिर किसके लिए है, किस वक्त के लिए है। हकीकत यह है कि हम बुरे वक्त के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, तब इस्तेमाल करना चाहिए। पुलवामा के बाद मैं ये मान के चलता हूं कि हमारी डिप्लोमेसी जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बैनुल-अक़वामी तौर पर हम कामयाब नहीं हो पाए दुनिया को कन्विंस करने में।
हम इन्वेस्टिगेशन नहीं किए कायदे से, हम एक ब्लूप्रिंट नहीं प्रोवाइड कर पाए अपने कवाम को। उसके जगह पे हमने एक तरह से जिंगोइज्म क्रिएट कर दिया, और उसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल है जिंगोइज्म क्रिएट करना। नहीं तो डॉक्टर सोहराब साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना था डॉक्टर सोहराब साहब कि ये पूरी जंग, ये जो हालात खित्ते में बने हैं, जो हालात खित्ते में बने दहशतगर्दी को लेकर, उससे चोट हुई या नहीं? दहशतगर्दी को चोट हुई या नहीं? आपने मेरी बात सुनिए, आपने जो एक्शन लिया, नहीं हिंदुस्तान ने जो एक्शन लिया, अब तो वो दहशतगर्द के जो कैंप से उस पर एक्शन की बात तो खत्म हो गई। नहीं, अब तो दो कंट्री के जो फौजी हैं वो आमने सामने आ रहे हैं ना। अब तो आप दहशतगर्द से फाइट नहीं करेंगे, अब तो पाकिस्तानी आर्मी से फाइट करेंगे। तो दोनों मुल्क बराह रास्त उसमें अपने 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 फौज को लेकर इन्वॉल्व हो गया। मेरा यह कहना यह है कि हमको मुकम्मल डिप्लोमेसी के जो अपॉर्चुनिटी होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, जो मौके होते हैं, उसको इस्तेमाल करने के बाद अगर उसमें हम फेल कर जाते तो वार के तरफ जाते। इसलिए कि कौमी सलामती के मसला पर समझौता का सवाल नहीं हो सकता है किसी भी मुल्क के लिए, और हमारे लिए जाहिर सी बात है सवाल नहीं हो सकता था। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप दहशतगर्दों पर अटैक ना करें, लेकिन मेरा यह कहना है कि जिस तरह से हमने जस्टिफाई किया, आर्गुमेंट दिया, जो तरीका अपनाया, क्या दुनिया ने उसको तस्लीम किया? यह इसको डिबेट करने की जरूरत है। हाँ, यह एक हकीकत है। आपका सवाल जो येस और नो में चाह रहे थे वो यह है कि वाकई में आपने एक पैगाम दिया है। अब इसके नतायज क्या हो रहे हैं ये इट इज येट टू बी सीन, अब इसको देखने की जरूरत है, लेकिन आपने एक मैसेज दिया है, इस बात से इनकार नहीं हो सकता। वीएन देशमुख साहब, मसला अब बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि जिस मिशन के तहत हमने ये कार्रवाई की थी, ये अटैक किया था पुलवामा के बाद, मतलब दहशतगर्दों को चोट करने के लिए, दहशतगर्दी को चोट करने के लिए, अब वो तो सिनेरियो से बाहर हो गया एक तरह से। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने हो गए। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो, इसे कैसे देखते हैं देशमुख साहब? देखिए, अभी तो जो कुछ भी हुआ है, इसके बाद में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान ने भी कुछ हद तक अवाम के सामने जो कुछ करना था वो थोड़ा बहुत कर दिखाया है। मुझे लगता है यहां तक ही ये रुकना चाहिए, और इससे ज्यादा ये बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। नहीं, सवाल देशमुख साहब यहां यह है कि जिस चीज के लिए कदम उठा था, दहशतगर्दी को चोट करने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करने के लिए, उनको कितना हम चोट कर पाए इस एक्शन के जरिए, यह सवाल उठ रहा है बार बार। क्या तो ये जो जैश ए मोहम्मद का कैंप था, और जैश ए मोहम्मद से आज तक सारे हमले हम पर जो हो रहे हैं वो जैश ए मोहम्मद से हो रहे थे। बिल्कुल। और जिस तरह हमने उस जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर अटैक किया हुआ है, उससे मैं समझता हूं कि एक तो शुरुआत हो गई है। आज तक सिर्फ बात करते रहे हम, डिप्लोमेसी भी काफी दिनों से हम लोग कर रहे हैं और काफी सहते गए हैं, और ये एक वक्त इस तरह आ गया है कि अभी इससे हद से बाहर जा रहे थे, काबिले ना बर्दाश्त हो रहा था। तो जो भी किया है वो ठीक किया है, और उसका मैं समझता हूं मैसेज बिल्कुल ठीक से गया हुआ है। बिल्कुल। असद खान फलाही साहब, यही चीज मैं अब समझना चाहूंगा, क्योंकि सोहराब साहब ने शायद कुछ चीजें छोड़ दी कि दहशतगर्दी बड़ा इशू था। अगर इस टसल के बीच में हम देखते हैं, और आज से नहीं, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से हम देखें, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में असल जो लड़ाई है वो दहशतगर्दी की है। उस दहशतगर्दी को क्या आज हम चोट कर पाए हैं? क्या हमने उस दहशतगर्दी को नुकसान पहुंचाया अपने एक्शन के जरिए, या अभी भी हम नाकाम हैं? हुरैरा साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो आपकी डिबेट बहुत मीनिंगफुल होती है, दूसरे चैनल्स के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर किसी तरह की डिबेट में अंदर एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी बातें नहीं की जाती। यहाँ बहुत ही मीनिंगफुल और कहिए इंफॉर्मेटिव डिबेट होती है। इसीलिए मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूँगा कि दुनिया मुत्तफक है इस बात के लिए कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म क्या है। उसमें कुछ जुजियात में तो इख्तलाफ है कि किस तरीके से किया जाए, लेकिन इस तरह का भी टेररिज्म, जो आज हम जिस टेररिज्म को समझते हैं दहशतगर्दी को, कि किसी की जान माल और इज्जत व आबरू की तरफ इक़दाम करना, वो टेररिज्म की कैटेगरी में आता है। जिस तरह से पुलवामा के अटैक हुए, और उससे पहले उरी अटैक हुए, और पठानकोट अटैक हुए, उसके बाद ये मजबूरी थी हिंदुस्तानी सरकार की, हुकूमत की, कि वो इन टेररिज्म के जो कहिए मैन्युफैक्चरर हैं
और जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो इसको परोस रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बिल्कुल। देखिए, इससे पहले जितने भी अटैक हुए उसमें डॉजियर तैयार करके हमने यूएन को भी दिया, यूरोपियन यूनियन को भी दिया और दुनिया के जितने भी इदारे हैं उन सबके सामने पेश किया कि देखिए पाकिस्तान जो है इस तरह की दहशतगर्दी को परोस रहा है या उसको बढ़ावा दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कोई भी कार्रवाई नहीं की खुद पाकिस्तानी हुकूमत ने उन टेररिस्ट के खिलाफ, और ना ही किसी तरह का कोई फर्क आया उन टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर कि उसके अंदर आए दिन हम देख रहे हैं कि उसके कश्मीर के अंदर हमारी उसकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हिंदुस्तानी सरकार को इस तरह का इकदाम करना मजबूरी हो गया था जब हमारे 40 जवानों को शहीद कर दिया गया। सबसे पहली चीज हुरैरा साहब आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की शुरुआत इसलिए करी थी कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे, लेकिन आज एक वजह यह भी है कि ये दहशतगर्दी खुद पाकिस्तान के लिए भी एक नासूर बन गई है। वो उसके खुद कंट्रोल में नहीं है बहुत जगहों पर। ऐसी बात नहीं कि फौज का बीच में और दहशतगर्दों के बीच में एक ट्यूनिंग है, एक कोऑर्डिनेशन है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा हो गया है कि अब ये दहशतगर्द अब फौज की भी और हुकूमत की भी नहीं सुन रहे, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से नहीं बन पा रही। लेकिन आए अगर क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारे यहाँ जो चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, जो चीज एक जंग वाले आसार हो गए एकदम, इसका हल और इसका समाधान वो तो वही बात है कि आपसी इफहाम तफहीम के जरिए ही निकल सकता है। वॉर किसी भी चीज का हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, ये बात तो हमें समझ ली। लेकिन आपको कभी कभी सख्त इकदाम उठाने पड़ते हैं जब आपको लगता है कि इफहाम तफहीम के जरिए या इफहाम तफहीम के जरिए कोई नताइज नहीं निकलने वाले। तब आपको ये आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमने पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाकर और उनके आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद किया, तबाह किया। अगर आप उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी बैनुल अक़वामी कवानीन की नजरों से देखेंगे तो वो उसकी खिलाफ वर्जी है कि कोई भी दूसरे के इलाके में नहीं जा सकता है। लेकिन ये हमने इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे अपने फौजी और हमारे अपने सिविलियंस की जान माल और उनकी हिफाजत खतरे में आ गई थी। तो इसलिए ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन असद साहब ये बातचीत का मसला तो बहुत पुराना हो गया। एक अरसा हो गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस इशू पर बातचीत हो और बहुत से मरहले चले। शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बातचीत के बहुत से मरहले हुए हैं, बातचीत हुई है, लेकिन ये मसला हल नहीं होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह है। मसला देखिए, वो अगर आप उनकी भी बातें सुनेंगे तो वो कहेंगे हम अमन के ख्वाह हैं, हम अमन की बात करना चाहते हैं, हम पीस की बात करना चाहते हैं, फिर पाकिस्तान वही कह रहा है, बात करना चाहते हैं। आज फिर पाकिस्तान वही कह रहा है कि हमें अमन के लिए एक मौका और दिया जाए। देखिए, ये उनकी तरफ से फीडबैक आ रहा है और हमारी तरफ से मुसलसल ये कोशिशें रही हैं और काविशें रही हैं कि अमन के जरिए ही इस मसले का हल निकाला जाए। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा सीज फायर कौन कर रहा है हमारे बॉर्डर पर? पाकिस्तान कर रहा है। हमारे यहां सबसे ज्यादा आतंकी हमले कौन कर रहा है? उनके से। इन्फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है? वो कर रहा है। तो आपके जब बातों में और एक्शन में जब कॉन्ट्रडिक्शन होगा, जब करनी और कथनी में फर्क आ जाएगा तो आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। आप जरूर कह सकते हैं, आप बार बार कहें कि हम अमन के ख्वाह हैं, हम शांति की बात करना चाहते हैं। हिंदुस्तान तो मुसलसल पिछले 70 सालों से इस मसले का हल सिर्फ बातचीत से निकालना चाहता है, लेकिन वो तैयार तो हो इस मसले के लिए, क्योंकि उनके नजदीक ये बात है कि हम अमन कर चाहते ही नहीं इस खित्ते के अंदर। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, कुछ और भी बैरूनी ताकतें हैं जो इस खित्ते के अंदर हल और पीस और शांति नहीं होना देना चाहते, क्योंकि उनकी अपनी सियासत खतरे में पड़ जाएगी, उनकी अपनी इकॉनमी खतरे में पड़ जाएगी। इस पर भी हम बात करेंगे। बड़ा अच्छा इशू आपने छेड़ा कि कुछ बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि खित्ते के हालात सुधरें, माहौल जो है अमन रहे। डॉक्टर नदीम अहमद, आपके पास आना चाहूंगा कि पाकिस्तान फिर से वही राग अलाप रहा है कि अमन हमें चाहिए और एक मौका अमन का और दिया जाए। क्या हालात को देखते हुए जो दहशतगर्दी जितनी अब बढ़ चुकी है, कश्मीर में जिस तरह के अब हालात हैं, सरहदों पर जिस तरह के हालात हैं, क्या इस नापाक पाकिस्तान को एक और मौका देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान बार बार एक ही बात बोलता है कि हम खुद बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और ये जो दहशतगर्दी है इससे हमें खुद भी नुकसान हो रहा है। मगर वहाँ दहशतगर्द जो उसने हिंदुस्तान के लिए तैयार किए थे, आज वो उसी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन चुके हैं कि वो खुद वहाँ की इकनॉमी को कब्जा लेना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से दोस्ताना ताल्लुकात बने, क्योंकि
वो तभी अपने आप को ऐसा समझते हैं कि चला पाएंगे हम आगे तक जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में कशीदगी रहेगी। और रही बात ये कि हमें क्या एक और मौका देना चाहिए, देखिए ये जो कुछ भी हुआ अभी तक हम बातें ही कर रहे थे और हम इंटरनेशनल पटल पर भी और बार बार कॉन्फ्रेंसेस होती थी, गुफ्तगू होती थी और खारजा सेक्रेटरीज की बातें होती थी। डिप्लोमेटिकली जितना भी कुछ हो सकता था वो हम अब तक करते आए थे, लेकिन अब आप ये भी तो देखिए कि सर से पानी उड़ चुका है, क्या क्या होने लगा। ऐसा हम क्या एक इतनी बड़ी जौहरी ताकत होने के बावजूद ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे ही इलाके के अंदर आकर हमारे ही अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्रीज को इस तरीके से मार दो और इतनी सारी जानें जो हैं वो बाहक हो जाएं और नाजायज जो है वो बेचारे कत्ल कर दिए जाएं इस बेरहमी के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत वाला दौर जो था वो गुजर गया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें इन्हीं के तरीके से और यही बेहतर तरीका है कि इसी तरीके से समझाया जाए और ये ताकत का तरीका और जो कुछ हो रहा है मुझे लग रहा है कि इसमें और लेकिन आपकी बातों से डॉक्टर सोहराब बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। डॉक्टर सोहराब कहते हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। डॉक्टर सोहराब नहीं, जंग देखिए सर, जंग मैं जंग को ये नहीं कह रहा हूं कि जंग मसले का हल है, लेकिन अब सिचुएशन इस तरीके की आ चुकी है। और रही बात ये कि डिप्लोमेटिकली लोग हमारे साथ नहीं, सर डिप्लोमेटिकली तो सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। कहां हमारी इन सब ये जो हमने एक्शन लिया है इसे कहां कोई गलत ठहरा रहा है। दुनिया आज जो है जब से मोदी जी वजीर आजम बने हैं तो दुनिया हमारे साथ आकर खड़ी होती है। वो इतनी सारी जगह गए तो उसका असर अब हमें देखने को भी मिल रहा है। कोई कम से कम पाकिस्तान की तो हिमायत नहीं कर रहा है और कोई हमें गलत भी नहीं ठहरा रहा है। तो सर जो आदमी जिस अंदाज में बात समझने का आदी हो उसे उसी तरीके से समझाना चाहिए। बातें, गुफ्तगू, मुलाकातें, उठना बैठना, दोस्ती की बातें करना, प्यार मोहब्बत, ये सब हम बहुत कुछ कर चुके। अब अगर वो ताकत की जबान को समझते हैं तो हमें उसी तरीके से समझाना चाहिए। ठीक है। रिफत जावेद साहब आप मैं सोहराब साहब आपके पास भी आऊंगा। पहले रिफत जावेद साहब से मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या वाकई में अब बातचीत का वक्त नहीं बचा है? अब पाकिस्तान को उसी के जबान में हमें जवाब देना होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं तो डे वन से जहां तक जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो फौजी ताकत से वाकिफ है वो कभी इस बात की तायद नहीं करेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस मसले का हल जंग से हो सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता। रही बात डिप्लोमेटिक सतह पे, क्या हमने पुलवामा के बाद डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने क्या इतनी कोशिश की जितनी करनी चाहिए थी? नहीं की हमने यहां तक हमने तो चाइना को इतना कन्विंस नहीं कर पाए कि भाई अब तो आप हमारे साथ आ जाओ ताकि मसूद अजहर को हम बैनुल अक़वामी टेररिस्ट दहशतगर्द हम करार दे दें। इतना भी हम नहीं कर पाए। तो देखिए, असल में जब आप जंग सियासत की मजबूरी हो जाए तो फिर वो जंग जीती नहीं जा सकती। अगर ये इलेक्शन आज नहीं होता तो क्या ये हम स्ट्राइक करते, कल करते, इतनी जल्दी करते? नहीं करते। हम पूरी तौर पे सफारतकार जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम अपनी पूरी कोशिश करते, लोगों को अपने पास लाते। जहां तक डिप्लोमेटिक की बात हो रही है, जैसे ही आप किसी सॉवरेन कंट्री के पर अटैक करते हैं और उनकी टेरिटरी में जाते हैं, आप वहीं पे डिप्लोमेटिक जंग हार जाते हैं। बहुत सारी दुनिया की ताकतें वो होंगी जो आपके साथ नहीं आएंगी। वो तो लिहाजा यह है कि जब तक के आज कल हम अगर उसकी सॉवरेन टेरिटरी में चले जाएंगे, वो हमारे यहां आएगा, आप कहेंगे ठीक है ये तो काउंटर रिएक्शन है, ठीक है ये इतना तो हमें लॉस बर्दाश्त करना होगा। लेकिन इसका जो खमियाजा यह भुगतना पड़ेगा कि बैनुल अक़वामी सतह पे आज हम जेनेवा कन्वेंशन की बात, मैं ट्वीट कर रहा था, पाकिस्तान को जेनेवा कन्वेंशन का हवाला दे रहा था। तो फिर पाकिस्तान क्या कहेगा कि भाई आप तो हम तो सॉवरेन खुद मुख्तार कंट्री हैं, हमारे यहां आकर के आप अटैक करते हैं। तो फिर वहां पे ये गुफ्तगू बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए, बहुत रैशनैलिटी के साथ अगर ये कहा जाए मसला है, पाकिस्तान इतना पेचीदा मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ बातचीत से होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बातचीत से होगा। ये बिल्कुल। मैं सोहराब साहब मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद मैं लौट कर आता हूं और जितने पैनलिस्ट हैं मैं सबके पास आऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस दहशतगर्दी की परवरिश पाकिस्तान ने की थी, आज उसी के लिए एक तरह से नासूर बन गया। और क्या वाकई में अब पाकिस्तान के सामने करो या मरो वाली सूरत हाल है? इसी पर हम बात करेंगे। तो एक बार फिर खित्ते में हालात कशीदा हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हिंदुस्तान ने कदम उठाया था, उस दहशतगर्दी या उन दहशतगर्दों को आखिर कितना हम नुकसान पहुंचा पाए, या दहशतगर्दी को अब जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और क्या कुछ करना होगा? इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद कमांडर शैलेंद्र शर्मा जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि मसला बड़ा पेचीदा है। ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने बातचीत की
बहुत पेचीदा मसला लग रहा है, क्योंकि शैलेंद्र जी, मैंने होश जब संभाला तो करगिल जंग के आसपास से मैं ये हालात समझ रहा हूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। उससे पहले 62, 65, 71 बहुत हालात गड़बड़ रहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन शैलेंद्र जी, आखिर ये मसला हल क्यों नहीं होता है? इतना पेचीदा क्यों है ये मसला? परेशानी इसमें सबको है, हिंदुस्तान को भी, पाकिस्तान को भी। ये मसला हल क्यों नहीं होता है? देखिए, अभी ये मसला हल आसानी से हो सकता है। आपके पैनलिस्ट ने एक ने बोला कि जंग किसी मसले का जवाब नहीं हो सकता जी। है, लेकिन और अमन पाकिस्तान चाहता है। अमन के लिए बातचीत करने को भारत तैयार है, लेकिन पहले तो ये बात है कि भारत बात करे किससे, हिंदुस्तान किससे बात करे? पाकिस्तान आर्मी से बात करे, इमरान खान से बात करे, या दहशतगर्दों से बात करे? किससे बात करे? फौज, ISI, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किससे की जाए? सही, ISI से बात करें, किससे बात करी जाए? और अगर आप इमरान खान से बात करते तो जो मिलिट्री उनको बोलेगी वही वो करने वाले हैं। उसके बाद में अभी आप सोचिए कि आपने बातें शुरू भी कर दी और उसके बाद में फिर एक दहशतगर्दों का अटैक हो गया, तो फिर आप क्या बातें करते रहेंगे? ये भी तो सोचना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वही सिचुएशन में आ जाएंगे जिस सिचुएशन आप आज है। अगर ये मसले को पाकिस्तान सॉल्व करना चाहता है तो उसको कुछ एक्शनेबल चीज दिखानी पड़ेगी भारत को। अपने दहशतगर्दों के कैंप्स बंद करा दे, दहशतगर्दों के लीडर्स को पकड़ के आ जाए और कुछ एक्शनेबल रिजल्ट दिखाए, तभी ये मसले का हल हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक ये एक्शनेबल काम नहीं होगा तब तक बात करने का कोई फायदा नहीं और ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। डॉक्टर सोहराब, जो बात शैलेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने यहां जो दहशतगर्द पनप रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले, अब सवाल ये उठता है कि यह काम पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान है, क्योंकि जुल्फिकार भुट्टो के बाद से आज तक तो पाकिस्तान नकेल नहीं कस सका दहशतगर्दी पर। देखिए, अभी जो सर जो कह गए अपनी बात, ये उनका अपना स्टैंड है, मौक़िफ़ है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं उससे इत्तेफाक करूं या ना करूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं जी। और मेरी बात यह है कि मैं 2-3 बात बहुत ही वाज़ेह तौर पर बताऊंगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा दहशतगर्द तंजीम नहीं है जिसको अमेरिका ने नहीं बनाया है। वो सब अफगानिस्तान के 79 में अफगानिस्तान में रूस के मदाखलत के बाद बनाई गई थी और उसका मकसद यही था कि एक इस तरह के फोर्सेज को एक तरह के फॉरेन पॉलिसी में इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करे पाकिस्तान। अमेरिका ने इस्तेमाल किया, तमाम लोगों ने, तमाम ममालिक जो उससे इत्तफाक करते थे उन लोगों ने किया। आज की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के लिए वो खुद सरदर्द बना हुआ है बिल्कुल, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके खिलाफ एक्शन ले भी रही है। सिर्फ प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ जाता है कि उस पर एक्शन नहीं ले रही है जो हमारे खिलाफ ओरिएंटेड है, लेकिन वो दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान के खिलाफ या कहीं और ओरिएंटेड है उस पर वो एक्शन ले रही है। जो हमारे खिलाफ ओरिएंटेड है, जैसे जैश मोहम्मद का मामला है, उस पर वो एक्शन नहीं ले रही है। तो सेलेक्टिव एक अप्रोच पाकिस्तानी स्टेट का है, लेकिन यह कहना कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है, मैं इस इत्तेफाक नहीं करता हूं और पाकिस्तान जो है वो ले रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं बैनुल-अक़वामी उमूर पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। इजराइल का तरीका हम नहीं अपना सकते हैं कि इजराइल यही कहता है कि हम किससे बात करें पैलेस्टीनियन इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उसका कोई लीडरशिप नहीं है, जबकि वहां के तो हम बात किससे करें। वो सिचुएशन साउथ एशिया में नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान एक सॉवरेन और एक कामयाब स्टेट है, एक जैसे बैनुल-अक़वामी जो और भी ममालिक हैं उसमें से एक हुआ है, एक सिविलाइज स्टेट है, उसकी एक अपनी फाउंडेशन है, जैसे हमारा एक सिविलाइजेशन, हमारी एक फाउंडेशन है। इस्लामाबाद में कोई पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं है। अब ये और बात है कि पाकिस्तान के आर्मी की वो रोल है जो हमारी आर्मी की नहीं है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के जो सियासी जो एस्टेब्लिशमेंट है, सिविलियन जो एस्टेब्लिशमेंट है, उससे हिंदुस्तान बात करे और उसके बाद से देखे कि जो बात जहां पर हम इत्तेफाक करते हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करने में कामयाबी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं कामयाबी नहीं मिल रही है तो वो हमारे लिए एक नेक्स्ट स्टेप फॉर डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा
इस बात को हाइपोथेटिकल तो सिचुएशन क्रिएट तक करके बात करते से ही रहेंगे, इनकार बात कर कब जाए तक करेंगे? और बात से भी इनकार कर सौरभ साहब, ये तो देखिए, सौरभ बात से ही साहब, अगर इनकार कर जाए तो हम इसको दुनिया को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। पूरी दुनिया वही इमरान खान के साथ सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रही है, क्या हम नहीं डील कर सकते हैं? पूरे दुनिया के लिए वो एक एक्सेप्टेड, एक लेजिटिमेट रिजीम है और हमारे लिए अनटचेबल है, वो आउटकास्ट है, वो इलिजिटिमेट रिजीम है। मैं इस तरह के आर्गुमेंट से कतई इत्तेफाक नहीं करता हूं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। सबके बावजूद के पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलिजिटिमेट है, उससे हम बातें नहीं कर सकते हैं, वो पावरलेस है या सवाल ये उठ रहा है कि बात इससे पहले भी होती रही है। बात तो यहां तक हुई कि पीएम मोदी बगैर बताए नवाज शरीफ के पास मिलने पहुंच गए। बात तो यहां तक हो गई। हल क्या निकला उसका? बात तो यहां तक हो गई कि मसूद अजहर को हम उनके लाहौर तक बस भी लेकर गए हम तो। सौरभ साहब, नहीं, बात करने का कोई हद मुकर्रर नहीं होता है कि हम आज इस हद से बात नहीं करेंगे। बातें बहुत सीरियस लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर हो ही नहीं रही है। जिंगोइज्म क्रिएट किया गया है, पाकिस्तानियों ने अपने तरफ किया, हमने अपने तरफ किया। हमारा यह दावा कि हम बहुत ही डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, सिविलाइज स्टेट हैं, यह हकीकत है। लेकिन हमारी जो कारकर्दगी है, जो एक्शंस हैं, उसमें और पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं है। हमारे अंदर हॉकिस एटीट्यूड, जिंगोइज्म क्रिएट किया गया, नेशनलिज्म, जेनोफोबिया क्रिएट किया गया, जेनोफोबिक नेशनलिज्म क्रिएट किया गया। आज जिस तरह का मीडिया रोल प्ले कर रही है, जिस तरह के इस देश में हैट्रेड क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह के कल्चरल नेशनलिज्म के नाम पर जिस तरह के फासिज्म और एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, वो हमारे लिए सुसाइडल हो रहा है इंटरनली। हम यह समझ रहे हैं कि बैनुल अक़वामी जो कौमें हैं वो खामोश हैं, वो अंधे हैं, वो देख भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं। हमें इस गलतफहमी के शिकार नहीं रहना चाहिए। जो इस देश में हो रहा है, दुनिया अच्छी तरह से समझ रही है और हमको रेट कर रही है कि हम किस क्वालिटी के लेवल पर हमारा गवर्नेंस है, किस क्वालिटी के लेवल की हमारी डिप्लोमेसी है। हम इस चीजों को अपने डोमेस्टिक इश्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वाकई में पाकिस्तान के साथ और दहशतगर्दी के साथ डील करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो कुछ पुलवामा के बाद से हुआ, पुलवामा के दिन से हुआ, उसका एक डोमेस्टिक एस्पेक्ट है, डायमेंशन है, उसको हम ओवररूल नहीं कर सकते हैं, उसको हम ग्लॉस ओवर नहीं कर सकते हैं। उस पर हमें देखना चाहिए कि किस तरह से लोगों के टेम्परामेंट को बढ़ाया गया, ऊपर बढ़ाया गया, जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन गया। आप अगर किसी को आप इस तरह से आप मोबिलाइज कर दें, एक्सट्रीमिस्ट क्रिएट कर दें पॉलिसी के लेवल पर और मोबिलाइजेशन के लेवल पर, पॉइंट ऑफ रिटर्न बहुत ही रिफत जावेद साहब, जो बातें डॉक्टर सोहराब कह रहे हैं क्या उनसे सहमत हैं? वजह यह है कि वजह यह कि हम इस वक्त इस सिचुएशन के, इस हालात को ऐसे हम अपने वाइटल इश्यूज पर समझौता कर रहे हैं। देखिए, हमारा वाइटल इशू नेशनल सिक्योरिटी है, हमारा वाइटल इशू जो है सलामती है, हमारी कौमी सलामती है, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन इस देश की सियासत जिस तरफ से जा रही है, मुझे डर लग रहा है। मैं बोलूं, मुझे डर लग रहा है कि ये तमाम चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। इस्तेमाल किया जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई, आपकी बात का मफहूम समझ में आ गया। रिफत जावेद साहब, कितना इत्तेफाक करेंगे डॉक्टर सोहराब की इन बातों से? यह है कि देखिए, मेरा कहना यह है कि इसमें दो तीन चीजें हैं। पहला तो यह कि पाकिस्तान में आर्मी जो पूरे कंट्रोल में है और हमारे यहाँ नहीं है, थैंक गॉड, हम पाकिस्तान बनना भी नहीं चाहते हैं। और पाकिस्तान, ये कहना कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को हमने सारे सबूत दिए थे 2008 के बाद। पाकिस्तान के एक दहशतगर्द को हमने जिंदा पकड़ा था और हम, इस कंट्री का बड़प्पन है कि हमने उसको पूरे राइट्स दिए, उसको इंसाफ मांगने का, बावजूद इसके कि उसमें ब्लैक एंड व्हाइट था सारा, कि वो बिल्कुल लोगों को खून करते हुए पकड़ा गया था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज तक जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को पूरी पनाह दे रखी है। सिर्फ ये हुआ कि जमात-उद-दावा को बैन किया, उसने एक दूसरी जमात बना ली, लेकिन वो आज भी घूम रहा है वो, और उसका असर और रसूख पाकिस्तानी हुकूमत में बहुत ज्यादा, मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूं, बहुत ज्यादा है ये। तो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान इस मामले में बहुत सीरियस है। एक तो वो बात हुई। अब हमारे पास क्या बचता है? पाकिस्तान सीरियस नहीं है। देखिए, कहते हैं कि किसी साथी ने कहा कब तक बात करेंगे। अरे भाई, हम अपने स्टैंड को तो वाजा करें कि हमारी पॉलिसी क्या है। आपके पिछले डिबेट में मैंने कहा था कि आज तक पिछले 5 साल में मुझे पता नहीं चला कि पाकिस्तान की तरफ हमारी पॉलिसी क्या है। क्या हमारी पॉलिसी है कि पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे? अगर बात नहीं करेंगे तो हम क्यों लाहौर चले गए अनशेड्यूल्ड स्टॉप ओवर में?
अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमें एक सख्त मौकिफ दिखाना चाहिए था तब जब पठानकोट पे उन्होंने आकर के हमारे 7 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को शहीद कर दिया। उस वक्त हम वहां के ISI के जासूस को लाकर के इंस्पेक्शन करवा रहे हैं। ये कहां का तरीका है? ये कौन सी स्ट्रांग स्टेट का तरीका है कि जो खूनी है हमारा उसी को हम ला रहे हैं और रेड कार्पेट वेलकम देकर के कह रहे हैं आइए पठानकोट का आप इंस्पेक्शन कीजिए। अच्छा, हम कहते हैं बात नहीं करेंगे, लेकिन NSA लेवल पर थर्ड कंट्री में बात होती है। अजीत डोभाल चले जाते हैं बात करने के लिए। अभी पुलवामा अटैक हुआ है, हमने MFN स्टेटस हटा दिया, उनकी रूलिंग पार्टी का एक MP आता है, उसको हम रेड कार्पेट वेलकम दिखा दिया। यहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन मिनिस्ट्री के जो VK सिंह भी मिल रहे हैं, सुषमा स्वराज भी मिल रही हैं, उनको हम मेहमान नवाजी के लिए हम उनको कुंभ भी लेकर के जा रहे हैं। ये सब हम मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप अपने दुश्मन को अगर मैसेज नहीं दीजिएगा तो माफ कीजिए आपको वो सीरियसली नहीं लेगा, और जब आपका दुश्मनी सीरियसली नहीं ले रहा है तो हम तो आज ग्लोबल विलेज में ले रहे हैं। जो भी आज हम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, वो आपको सीरियसली कैसे लेगी? पहले आप अपने आप को तो सीरियसली लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जमीन से दहशतगर्दी को इस्तेमाल करके हमारे जो इंटरेस्ट है उसको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हम हैं क्या, हम कर क्या रहे हैं? हम आज तक ये वाज़ेह बयान, ये मैसेज हम नहीं दे पाए, ना अपने लोगों को दे पाए, ना दुश्मन को दे पाए, ना बैनुल अक़वामी सतह पे जो की स्टेक होल्डर्स है उनको दे पाए। तो जब तक हम अपनी वाज़ेह पॉलिसी तैयार नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा, सिर्फ ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि बातचीत से क्या फायदा होगा। बातचीत के लेवल पर तो हम आए ही नहीं है। बातचीत के लेवल पे तो तब आएंगे जब हम कोई वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे पाकिस्तान की तरफ, और उस पे इस्तेहकाम के साथ रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे हम उस पे। बिल्कुल। देशमुख साहब इसी बात को थोड़ा सा और आगे हम लोग ले चलते हैं। क्या वाकई में करना चाहूंगा मुझे मैं असद साहब, ठीक है असद साहब आप रिएक्शन दे दीजिए, मैं फिर आता हूं देशमुख जी। जी असद साहब। देखिए, अभी जैसा रिफत साहब भी कह रहे थे और दूसरे लोगों ने भी कहा कि देखिए सबसे पहली बात बताइए कि पाकिस्तान से बात की जा रही है, ऐसा नहीं है और नहीं की, लेकिन पहला मुद्दा था किन मुद्दों पे की जाए, क्या बातें होंगी जो हम उनसे करना चाह रहे हैं। सबसे पहला बुनियादी मसला तो यही है ना, आतंकवाद का, दहशतगर्द। अब आप ये समझिए, देखिए आतंकवाद को जिसको हमने कहा कि ये आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो आपका मसूद अजहर हो। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान ने, भारत ने UN के अंदर प्रस्ताव लाने की कोशिश करी कि मसूद अजहर को एक इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया जाए, तो बार बार चाइना ने वीटो किया है, और वीटो हमेशा कंट्री के अगेंस्ट किया जाता था। यह पहला मौका ऐसा होता है जब किसी इनफरादी यानी इंडिविजुअल के लिए यूज किया जा रहा हो। तो अब आप यह समझिए कि एक आदमी के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरी एक कंट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है वीटो पावर। तो आप बताइए कि जब उसको हम अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में कामयाबी नहीं हो रहे हैं, तो पाकिस्तान जो उससे छोटा मुल्क है चाइना से, वो कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाए? यही मामला हाफिज सईद के मामले के ताल्लुक से। तो कुछ ऐसी बिल्कुल असद साहब मेरे हिसाब से जिस तरह से सोहराब साहब ने कहा कि भाई अमेरिका ने इन दहशतगर्दों को पाला पोसा है और उसी ने एक तरह से इन दहशतगर्दों को पनाह दी है, और पाकिस्तान में अमेरिका की देन है जो ये दहशतगर्द हैं, और इधर चाइना। मतलब अब ये इशू एक खित्ते का इशू नहीं रह गया, ये इंटरनेशनल इशू बन गया है। नहीं है, एक खित्ते का इशू नहीं है। आपको मैं बताऊं कि इसराइल की बार बार मिसाल दी जा रही है। आपको पता होना चाहिए अबू हुरैरा साहब कि अंतरराष्ट्रीय कानून की यानी बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाला अगर सबसे वाहिद मुल्क है तो वो इसराइल है। वो किसी अंतरराष्ट्रीय कानून को नहीं मानता है। वो कहता है जो मेरे मुंह से निकले वही सच है। यूएन ने उसके बाद कितने बार उसके खिलाफ कोशिशें करी, लेकिन कोई एकदम, ये हमेशा ये बात है कि कमजोरों के खिलाफ सारे पाबंदियां होती हैं। इसराइल ने पूरी के पूरी धज्जियां उड़ाई है इंटरनेशनल कानून की, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उसके खिलाफ किसी तरह का कोई मजम्मती बयान आया किसी भी मुल्क के ताल्लुक से। तो ये चीज देखने वाली बात है कि जब आपका डुअल स्टैंडर्ड हो, किसी मुल्क के लिए कुछ और, किसी फर्द के लिए कुछ और, तो आप कैसे किसी मुद्दे के हल पे पहुंच सकते हैं? बुनियादी सवाल देशमुख साहब इसी इशू पर मैं आपके पास आ रहा था। जो बस मैं जी ठीक है बात पूरी कर लीजिए, मैं और आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं जी। आप किसी बीमारी की जड़ को नहीं समझेंगे तो आप कितनी ही कोशिश करते रहिए, डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे आप। जब डायग्नोसिस ये करने की जरूरत है कि मर्ज को समझने की जरूरत है, दवा देने के लिए मर्ज को पहले समझने की जरूरत है। बिल्कुल डायग्नोसिस करने की जरूरत है कि मर्ज को पकड़े कि आखिर बीमारी की वजह क्या है। बिल्कुल हमारी इतनी बातचीत, इफाम और तफहीम और हमारी इतनी फैयाजी और फराख दिली और जेनरोसिटी के बावजूद पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा है?
ये बात सोचने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल। वीएन देशमुख साहब से मैं यही समझना चाह रहा हूं, असद साहब, वीएन देशमुख साहब से मैं यही समझना चाह रहा हूं। देशमुख साहब, क्या वाकई में जितना जटिल और जितना पेचीदा ये मसला है दहशतगर्दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए, क्या वाकई में, अगर हम हिंदुस्तान की खासतौर से अपने मुल्क की हम बात कर लें, क्या वाकई में हमारी नीति, हमारी पॉलिसी, हमारा स्टैंड उतना ठीक नहीं है, उतना साफो शफाफ नहीं है हमारी पॉलिसी? जी नहीं, इस ख्याल से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो शुरू से साफ रही है। हम हमारे बाजू वाला जो है, हमारा जो पड़ोसी है, उसके साथ हम हमेशा कहते आए कि हम इनके साथ में शांति से रहना चाहते हैं। मैं एक मिसाल दूंगा यहां पर कि वाजपेयी साहब खुद बस लेकर गए थे और वहां पर वो नवाज शरीफ साहब से मिले, काफी लोगों से मिले, लेकिन उसी वक्त वो जनरल साहब थे उनके, वो कारगिल की तैयारी कर रहे थे। अब बताइए आप मुझे कि वहां और मोदी जी गए, उसके बाद पठानकोट हमें मिल गया थी। और देखिए सर, मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, हमारा जो नदीम साहब आ रहा हूं आपके पास जी, बहुत साफ है। नहीं, हमारा मौक़िफ़ बहुत साफ है शुरू से। देशमुख साहब, फिर ये मसला हल क्यों नहीं होता है? कमी कहां देखते हैं देशमुख साहब? कमी किधर से देखते हैं और कहां कमी देखते हैं? देखिए, मेरी समझ में तो यह है कि 1947 में जैसे पाकिस्तान बना, तब से जो उनकी पॉलिसी रही है वो हिंदुस्तान के खिलाफ रही है, हिंदुस्तान की दुश्मनी करने की उनकी पॉलिसी रही है। आपको यकीन होगा कि उन्होंने 1947 में उनकी जो किताबें थी वो किताबें बदल दी हैं। आज पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के टेलीविजन के डिस्कशन आप देखेंगे तो वहां पर एक चर्चा हमेशा ये होता है, ये बुनियादी सवाल उन पे पूछा कि हम है कौन, हम आए कहां से। वो ये नहीं कहना चाहते कि हम हिंदुस्तान से आए हैं। शुरू में कह रहे थे कि हम वो जो ये आए थे बिन कासिम, उनके घराने से ताल्लुक रखते थे। बाद में कहने लगे कि हम अरब हैं, हम अरबों से ताल्लुक रखते हैं। और उनके जो सोचने वाले, उनके जो विचारवंत वहां के हैं, उनकी अगर बात सुनेंगे तो मजाक उड़ाते हैं इन चीजों का। वहां के हिस्टोरियन इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं। तो बेसिक चीज ये है कि हमसे जो दुश्मनी, जो इख्तलाफ उस वक्त आया 1947 में, जिस तरह का जहर उस वक्त फैला, वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। मेरी समझ में तो बुनियादी चीज ये है, और इसको ये पनपने देना चाहते हैं। और जो इन्होंने दहशतगर्द क्या 1947 की देन है? ये दहशतगर्द, ये मिलिटेंसी क्या 1947 की देन है देशमुख साहब? जी नहीं, धीरे धीरे देखिए, उस वक्त ये तो नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने की, और जैसे वो इसमें तुम्हारे रिलीजन को जितना ज्यादा बढ़ावा दिया, वो इतना बड़ा दरख्त अभी हो गया है जहरीला कि उसको तोड़ने के लिए एक घाव काफी नहीं है, उसको काफी उस पर अटैक करने पड़ेंगे। नदीम साहब, मसले का हल क्या है जी? मसले का आखिर हल क्या है? क्योंकि मसला बड़ा पेचीदा है। मैं शैलेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूं। नदीम साहब जी, जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती है। मसले का हल जो है बातचीत और आपसी समन्वय ही हो सकता है। मैं आपको एक असल फैक्टर बताता हूं कि बात से पलट रहे हैं नदीम साहब, डॉक्टर नदीम बात से पलट रहे हैं। आपने पहले ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि अब मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, और अब आप कह रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए। जवाब तो सर मिलना चाहिए। ये जो एक्शन हुआ है इसका रिएक्शन देना तो जरूरी है, लेकिन ये रिएक्शन बार बार नहीं दिया जा सकता। और उधर से मुझे लग रहा है कि इस रिएक्शन के बाद एक्शन भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम पड़ोसी हैं और अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले हम लोग हैं, तो इसलिए हम जंग खुद भी नहीं चाहते। और यही वजह है कि हमारी थोड़ी सी जो है ढील रही है, जो बार बार ये सब कुछ होता रहा है। अभी हमने बताया कि सर हम तो खुद ही बस लेकर गए थे, वाजपेयी जी लेकर गए लाहौर में, और इसके अलावा आगरा समिट करवाया गया। वहां पर सारी की सारी परेशानी ये है कि हम बात किसी से करते हैं और जब उसका हल होना होता है तो पता चलता है कि हुकूमत किसी और के हाथ में चली जाती है। सर मैं यहां ये बताऊंगा, देखिए वहां पर कई फैक्टर हैं जो कि दोस्ती बिल्कुल भी हिंदुस्तान की होने नहीं देना चाहते, और अमन इसी वजह से नहीं हो पा रहा। वहां रीजनलिज्म का फैक्टर है, कबायली फैक्टर है, दहशतगर्द है, फौज और शैलेंद्र साहब, मसले का हल कैसे होगा? रस्साकशी है कमांडर साहब जी, मसले का हल कैसे होगा? शैलेंद्र शर्मा जी, इतना पेचीदा जटिल मसला। अच्छा, जैसा मैं समझता हूं, भारत की पॉलिसी है, हिंदुस्तान की पॉलिसी है कि टेरर एंड टॉक्स साथ साथ नहीं चल सकते। तो मसला एकदम खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप टेरर खत्म करेंगे वैसे ही टॉक्स चालू हो जाएंगे,
और उसके बाद में मिल बैठ करके सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैं डॉक्टर सोहराब की बात से भी समझ नहीं पाया कि वो बोलते हैं कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, लेकिन जितना दुनिया बोलती है वो बोलते हैं वो स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर हैं, वो एक फेल्ड स्टेट हैं, वो एक रोग स्टेट हैं। अब ये तो मैंने सुना है सब लोगों से, तो मैं समझ नहीं पाया कि सोहराब साहब क्या कहना चाहते। तो मेरे हिसाब से इसका मसला तभी खत्म हो सकता है जब पाकिस्तान टेरर के खिलाफ एक जो सब पूरा दुनिया देख सके ऐसा टेरर के खिलाफ वो ले। और ये कहना कि साहब वो टेरर के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन जो हमारे लिए टेरर है उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे, तो हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको अपने रिफत जावेद साहब मैं 20 सेकंड रिफत जावेद साहब, मसले का हल क्या है? क्या इस दहशतगर्दी, जिसे दहशतगर्दी या दहशतगर्द जिन्हें हम कहते हैं, क्या वाकई में हिंदुस्तान पाकिस्तान को दोनों को मुश्तरका तौर पर इनसे लड़ने की जरूरत है? बिल्कुल लड़ने की जरूरत है, बिल्कुल लड़ने की जरूरत है, और यही काम नहीं हो पा रहा रिफत साहब, और पाकिस्तान को एक मजबूत बिल्कुल देखिए बिल्कुल देखिए, मेरा मानना यही जो मैं आपको अभी कह रहा था, ये हमारे साथी ने कहा कि टेरर एंड टॉक कांट गो हैंड इन हैंड। ये कब बात हुई है? ये अगर यही बात अगर मोदी सरकार की अगर यही पॉलिसी थी तो हम क्यों चले गए थे हम लाहौर में? लाहौर जाने का तो कोई प्लान भी नहीं था। देखिए हम सीरियस नहीं है, मान लीजिए, हम इंडिया में हैं, हम अपने इंडियन जो 20 सेकंड में आपका भी कमेंट, मसले का हल बताइए, कैसे मान ले, मसला कैसे हल होगा? लास्ट 2-3 लाइन जी नहीं, टाइम कम है जी। रिफत साहब, सोहराब साहब, आपका कमेंट भी मैं ले लेना चाहता हूं जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए हमें सीरियस होना पड़ेगा, बिल्कुल हमें सीरियस होना पड़ेगा। हम खुद सीरियस जब तक नहीं होंगे, और जो मैंने पहले कहा, जंग तो बिल्कुल ही मसले का हल नहीं है, हमें बातचीत करनी पड़ेगी और एक बिल्कुल पॉलिसी के साथ करनी पड़ेगी। सोहराब साहब, आप 10 सेकंड आपके पास है, मसले का हल क्या है? मैं फिर वाइंड अप कर रहा हूं। मसले का हल बिल्कुल ही गुफ्तगू, नेगोशिएशन। जाहिर सी बात है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, और दोनों ममालिक को बातचीत के लिए एक तरह से टेबल पर आना चाहिए और बातचीत करना चाहिए और मसले का हल निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत जावेद साहब, डॉक्टर नदीम अहमद, डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, असद खान फलाही साहब, देशमुख साहब, रिटायर्ड कमांडर शैलेंद्र शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।